गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग लेवलिंग का नेक्स्ट पार्ट डील करने वाले हैं, मतलब ये लेवलिंग का आपका लास्ट लेक्चर होगा। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में डील करना ज़रूरी है। तो दिस इज़ आपका जो लेक्चर है, दिस इज़ लेक्चर नंबर 36। दिस इज़ लेक्चर नंबर 36, लेवलिंग पार्ट 6। अभी तक मतलब ये छठा नंबर का लेक्चर होगा लेवलिंग का। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनके बारे में डिस्कशन हमको करना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन उठा के पुटअप करते हैं और उसको राइट डाउन करेंगे। और आप चाहो तो लिखना चाहो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बुक्स होंगी। मेरे पास IAS मास्टर की जो है ना प्रीवियस ईयर बुक है। देखो इस तरीके का कलर रहता है, ये बुक अच्छी है, इसमें सलूशन अच्छा दिया हुआ है, तो ये आपके लिए बेटर बैठेगी, ठीक है। इसमें सलूशंस अगर आप इसको 2 बार लगा लेते हो तो SSC JEE में आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है। 75 से 80 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से ही रिपीट होते हैं और इसका सलूशन भी सही दिया। 1-2 गलतियाँ तो हर बुक में होती हैं, लेकिन इसमें करेक्शन थोड़ा गलतियाँ कम हैं और जो चीज़ का सलूशन दिया उसने अच्छे से दिया। ऐसा किसी और बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1, द राइज एंड फॉल मेथड द राइज एंड फॉल मेथड, ये 2004 में आया हुआ है। फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग इज लेस एक्यूरेट। अब पहला ऑप्शन देखो, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेस एक्यूरेट देन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लेस एक्यूरेट देन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलो, लेस एक्यूरेट देन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, या HI मेथड। दूसरा, इज नॉट सुटेबल फॉर लेवलिंग विथ टिल्टिंग लेवल, इज नॉट सुटेबल फॉर लेवलिंग विथ टिल्टिंग लेवल्स। मतलब जहाँ पे टिल्टिंग लेवल है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है ना, वहाँ पे सूटेबल नहीं होता है क्या? ये होता है, वहाँ पे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। टिल्टिंग का मतलब है ग्राउंड ऊपर नीचे है, इसका मतलब। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? क्विकर एंड लेस टीडियस। क्विकर का मतलब जल्दी, लेस टीडियस का मतलब होता है उबाऊ, जिसमें ज़्यादा आपको लेस टीडियस फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट्स। इंटरमीडिएट साइट। चलो, डी ऑप्शन देखता हूँ। दैट इज़, ये क्या कह रहा है? दैट इज़ provide a check on the reduction of intermediate level, intermediate levels, ठीक है। चलो, सारे ऑप्शन पढ़ लो एक बार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 2008 में आया है SSC JEE में। देखिए, SSC JEE में आपको जो JEE लेवल पे पेपर होता है उसमें सर्वे का वेटेज ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू गेट और IAS। वहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो अच्छा है कि आप JEE के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो, इन एन adjusted level when the bubble is center,
द बबल इज सेंटर्ड, अगर आपने बबल को सेंटर में कर रखा है, सेंटर्ड कर रखा है, सेंटर्ड, द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बिकम पैरेलल टू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बिकम पैरेलल टू, बिकम पैरेलल टू लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, दूसरा है लाइन ऑफ कोलिमेशन, दिस इज लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, सी है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, और डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से पूरी कहानी बता रखी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है हो द लाइन नॉर्मल टू, ये भी पूछा गया 2008 में ही पूछा गया है। ये क्या कह रहा है, द लाइन नॉर्मल टू, नॉर्मल टू, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन, नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन इज नोन एज, is known as, पहला है, ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बी है लेवल लाइन, लेवल लाइन, सी है डेटम लाइन, डेटम लाइन, और उसके बाद में डी है वर्टिकल लाइन, डी है वर्टिकल लाइन, डी है वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर पूछा लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंट इन, आसान है, कर सकते हो, दैट इज फोर्थ वन इज, ये भी जेई में 2009 में पूछा गया है। ये क्या कह रहा है, लेवलिंग डील्स विथ, leveling deals with, leveling deals with measurement in, measurement in horizontal plane, horizontal plane। दूसरा ऑप्शन है, ये क्या कह रहा है, वर्टिकल प्लेन में करते हो क्या, वर्टिकल प्लेन। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, दैट इज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स, ठीक है। चल, और डी है इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। चल, ये कहानी आपको दे रखी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर कहता है राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट चेक ऑन, तो 5th है द राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग provides a complete check on, पहला है, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, दैट इज बैक साइड, बी है इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड, सी है फोर साइड, डी है ऑल ऑफ द अबव।
ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2010 में पूछा गया था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस हेयर्स इन सर्वेइंग telescope are fitted in a objective lens। पहला है in a objective lens। नेक्स्ट है B, at the center of telescope, देखिए सेंटर पे तो बिल्कुल नहीं लगाते, तो ये ऑप्शन तो गया। फिर उसके बाद में है एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। ऑप्टिकल सेंटर समझते हो ना, जो लेंस का सेंटर होता है। जैसे ये लेंस है ना, ये लेंस है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, जैसे मान लिया यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस इन फ्रंट ऑफ, डी ऑप्शन है, इन फ्रंट ऑफ आई पीस, इन फ्रंट ऑफ आई पीस। ठीक है, चल तो ये कहानी है, एक एक करके डील करते हैं सबके बारे में। तो पहले आप इनको एक बार देख लें अच्छे से, उसके बाद में हम जो है यहाँ पे सारी चीज़ों को एक साथ डील करते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन करके डील करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द राइज एंड फॉल मेथड, जल्दी से देखते हैं यहाँ पे। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग इज लेस एक्यूरेट देन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। गलत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट सुटेबल फॉर लेवलिंग विद टिल्टेड लेवल, कर सकते हो, वहाँ पे भी कर सकते हो। फिर क्या कहता है, क्विकर एंड लेस टीडियस फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइड। ना, जब बहुत सारी अगर आपके पास में इंटरमीडिएट साइड्स होंगी तब आपको ये मेथड जो है ना ज़्यादा उबाऊ हो जाएगा। उबाऊ का मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और क्विकर भी नहीं हो सकता। जब ज़्यादा रीडिंग अच्छा ही बताओ हो जाएंगी, कम रीडिंग होती फॉर स्मॉल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइड होती तो ये क्विकर भी हो जाता, लेस टीडियस भी हो जाता। बट यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ, ये सारी देखा है, तो ये नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट। प्रोवाइड अ चेक ऑन द रिडक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट साइड। तो यहाँ पे चेक लगा सकते हो जो भी इंटरमीडिएट साइड है, जैसे लास्ट आयरल माइनस फर्स्ट आयरल इक्वल टू सिग्मा बैक साइड, फोर साइड, राइज एंड फॉल, उन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इसको डील करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। चलो आगे आ जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंटर्ड। बबल को आपने क्या कर रखा है, सेंटर में कर रखा है। ठीक है, मतलब जो बबल आपने बना रखा है, सपोज दैट ये आपका मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये बबल ट्यूब है, सपोज दैट इस तरीके से आपने बबल ट्यूब बना। तो यहाँ पे एकदम जो बबल है सेंटर पे है। बबल कहाँ पे है, सेंटर पे है, बबल एट सेंटर। ओके, चलो तो बबल सेंटर पे है। द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बिकम पैरेलल, किसके पैरेलल होनी चाहिए, क्या लाइन ऑफ साइट के पैरेलल होनी चाहिए, या लाइन ऑफ कोलिमेशन के पैरेलल होनी चाहिए, या एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होना चाहिए, या नन ऑफ दिस होना चाहिए। मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारा मतलब जो भी बबल बनता है उसकी एक्सिस ये होती है। सपोज दैट मैं बबल बना के दिखा रहा हूँ, सपोज दैट इस तरीके से आपका बबल बना, तो जो इसका इनर लाइन होता है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। तो एक्सिस इसकी ये हो जाएगी, जो ये आपका नीचे वाला सिरा होता है ना, जो कर्वेचर बनता है बबल का, उसके जो नीचे वाली लाइन होती है, वो नीचे वाली लाइन जो होती है, इस लाइन की अगर हम बात करें, ये बबल अगर आपने बनाया है तो नीचे वाली जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। तो जो इनर कर्व सरफेस होता है ना, उसको लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ साइट कुछ भी हो सकता है, लाइन ऑफ साइट इसके ऊपर नीचे भी जा सकती है, लेकिन जो लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है
वो आपका यहाँ पे पैरेलल होना चाहिए। चलो, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक मिनट, इसका लाइन ऑफ कोलिमेशन ही, लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है। तो लाइन ऑफ कोलिमेशन के क्या है ना कि आपका पैरेलल होना चाहिए। तो इसका मतलब जानते हो ना, लाइन ऑफ कोलिमेशन होता क्या है ये जान लो थोड़ा सा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लाइन ऑफ कोलिमेशन, जब लाइन ऑफ आपकी कोलिमेशन, जब लाइन ऑफ साइट, जब लाइन ऑफ साइट, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बिकम हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट बिकम हॉरिजॉन्टल। ध्यान दीजिएगा, जब लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन को आप साइट करो वो अगर हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ठीक है, जैसे जब आप साइटिंग करते हो अगर वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है तब उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। कोलिमेशन का मतलब मिलाप होता है, क्या होता है, मिलाप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये है तब जब आपका आंसर, द लाइन ऑफ नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन, जो प्लम्ब लाइन होती थी किसके नॉर्मल होती थी, वो लेवल लाइन के होती थी। अब लेवल लाइन क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा, जैसे जो अर्थ का कर्वेचर होता था ऐसे, इसके पैरेलल एक लेवल लाइन होती थी, तो ये आपकी लेवल लाइन होती थी, दिस इज कॉल्ड लेवल लाइन। तो ये प्लम्ब लाइन होती थी जो इसके परपेंडिकुलर होती थी, दिस इज कॉल्ड प्लम्ब लाइन। तो नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन इज नोन एज लेवल लाइन बोलते हैं। डेटम लाइन कुछ पढ़ते नहीं हम लोग, वर्टिकल लाइन कुछ होती नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना है, दिस इज कॉल्ड लेवल लाइन, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। तो लेवल लाइन आप समझ गए, जो कि पैरेलल होती है अर्थ के सरफेस कर्वेचर के पैरेलल होती है, इसे बोलते हैं लेवल लाइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेवल लाइन। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा भी गलती करोगे सब में कन्फ्यूजन लोगों को लगता है, कहीं ये मार दें कि ये मार दें, ये तो कोई जरूरी थोड़ी ना हॉरिजॉन्टल हो जाए। लेवल लाइन हमेशा आपके पैरेलल होगी अर्थ के कर्वेचर के, हॉरिजॉन्टल लाइन कभी पैरेलल नहीं हो सकती। लेवलिंग डील्स विद मेजरमेंट, आप लेवलिंग जब करते हो तो ग्राउंड के ऊपर नीचे बात करते हो, कभी ग्राउंड के बराबरी में बात नहीं करते हो। तो लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, बोथ प्लेन या इंक्लाइंड प्लेन। जो लेवलिंग की बात करते हो हमेशा स्टाफ हमेशा वर्टिकल रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि आप वर्टिकल प्लेन में किसी की बात कर रहे हो, तो वर्टिकल प्लेन में हम लोग डील करते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल में। इंक्लाइंड भी स्टाफ को नहीं रखते हैं क्योंकि रीडिंग बदल जाएगी, एकदम वर्टिकल रखते हैं, तो इसलिए वर्टिकल प्लेन में हम लोग इसको सर्वे को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अपना, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड अ कंप्लीट चेक। बैक साइड पे भी लगाते हैं, इंटरमीडिएट साइड पे भी लगा सकते हो, फोर्थ साइड पे भी लगा सकते हो, और ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो ये बात इसकी सही डी हो जाएगी। क्लियर है ना, क्योंकि हम जब इसमें कंप्लीट चेक लगाएंगे ना तो क्या करते हैं, सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल ऐसे करेंगे, इक्वल टू लास्ट आयरल माइनस फर्स्ट आयरल करेंगे। तो इसमें जैसे ही फॉल राइज करोगे सारी रीडिंग उसके अंदर आ जाएंगी, कौन सी, इंटरमीडिएट, बैक साइड, फोर्थ साइड सब आ जाता है। क्रॉस हेयर इन अ सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड विथ, देखिए क्रॉस हेयर हम वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे हमारी आई पीस होती है, तो इन फ्रंट ऑफ आई पीस लगाते हैं जहाँ पे देखना है। तो आपको कहाँ पे लगाना है, क्रॉस हेयर आपको लगाना है टेलीस्कोप में, फिटेड विथ इन फ्रंट ऑफ आई पीस। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे लगाते हैं, इन फ्रंट ऑफ आई पीस। तो ये जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल लगवाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पूछा है अभी मैं बता देता हूँ, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन करने लग जाएंगे, तब तो हमारा टाइम फिर वेस्ट हो जाएगा। कोशिश ये करनी रहेगी हमको कि हम जो लिमिटेड पॉइंट्स हैं उनके बारे में ही डील करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना इसको रफ करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। देखिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको जरूर डील करना, जो एक लाइन के क्वेश्चन हैं उनको छोड़ भी सकते हैं, वो आप खुद ही बता सकते हो, इतना अच्छे से डिफिनीशन लिखवा दिया था। चलो अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप खुद से भी लगाइए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो चैप्टर पढ़ने के बाद में तो बेटर रहेगा आपके लिए।
अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, जो मैं करा नहीं रहा हूँ, ये कह रहा है कि द फिक्स्ड पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन। एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें नोन है। ऑप्शन है बेंचमार्क, चेंज पॉइंट, स्टेशन, रेड्यूस लेवल। जिसे बेंचमार्क बोलते हैं, जिसके हमें एलिवेशन नोन होता है उसे बेंचमार्क बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है, ऐसे ही है, जिसको लिखाने की ज़रूरत नहीं है। द लेवलिंग ऑपरेशन क्या होता है? लेवलिंग ऑपरेशन क्या है कि लेवलिंग ऑपरेशन क्या होता है, मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि इसे थ्योरी लिखने में कोई मज़ा नहीं है, बोल देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा, मैं समझा भी दूंगा। लेवलिंग ऑपरेशन क्या होता है? पहला ऑप्शन बनाया है, द फर्स्ट साइट ऑन एनी चेंज पॉइंट इज़ अ बैक साइट। फर्स्ट जो भी साइट होती है ऑन एनी चेंज पॉइंट इज़ अ बैक साइट। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा ऑप्शन, द सेकेंड साइट एट एनी ऑन एनी चेंज पॉइंट इज़ फोर साइट। फिर सी ऑप्शन कहता है, द लाइन कॉमेंस विथ अ फोर साइड एंड क्लोजेज विद बैक साइड। अगला ऑप्शन बोलता है कि लाइन कॉमेंसेस विद द बैक साइड एंड क्लोज विद अ फोर साइड। ये ऑप्शन करेक्ट है। जब भी कभी मैंने आपको बताया था कि जब सर्वे करते हैं तो जैसे हमने कभी स्टार्ट किया सर्वे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज दैट इस तरीके से स्टार्ट किया। सबसे पहले सर्वे स्टार्ट किया और आपने क्या करते थे, सबसे पहला बैक साइड लिया आपने यहाँ पे, फिर अगले बाद में इंटरमीडिएट साइड लिया, फिर अगला स्टेशन पे कुछ किया, ऐसे स्टेशन पे आप करते गए, फिर किया, फिर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इधर रखा, यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड लिया या बैक साइड लिया। थोड़ा सा ऊपर नीचे इंस्ट्रूमेंट को कर देता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। फिर अगली रीडिंग आपने क्या किया, ये ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने बैक साइड भी ले लिया। तो ये आपका चेंज पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो लाइन स्टार्ट करते हैं बैक साइड एंड क्लोज विद द फोर साइड, तो बैक साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्वे को है। लेबलिंग में ध्यान रखिएगा, बैक साइड से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म कहाँ पे करते हैं, वो इंटरमीडिएट साइड पे ख़त्म करते हैं या फोर साइड पे ख़त्म करते हैं। इंटरमीडिएट या उसको बोलते हैं फोर साइड। फिर क्या करते हैं, इससे अपने ट्राइपॉड को या जो इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं दूसरा साइड लगाते हैं। फिर फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, बैक साइड होती है, फिर आगे इंटरमीडिएट साइड बैक साइड होती जाती है। तो ये ऑप्शन में पूछा था, लेंदी था लिखने में इसलिए मैंने लिखा नहीं, खुद आपको अगर समझ में आ जाएगा तो प्रीवियस ईयर में आप देख लोगे एक बार। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डील करता हूँ, क्वेश्चन नंबर, तो अभी तक मैंने जो क्वेश्चन डील किया 7th क्वेश्चन पे हम पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th 8 डील कर चुके हैं, अब 9th पे आ जाऊँ, या आप 7th ही इसको लिख लो। द करेक्शन इन एलिवेशन, the correction in elevation, the correction in elevation due to the curvature, due to the curvature, due to the curvature and refraction, and refraction, refraction is proportional to, इसको तो पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, फर्स्ट ऑप्शन है डी अपान आर। देखिए कई बार ऑप्शन को यूनिट से भी कर सकते हो, जैसे डी बाई आर, डी क्या डिस्टेंस है, आर रेडियस है, दोनों की यूनिट निकालोगे मीटर अपान मीटर तो इसकी कोई यूनिट ही नहीं आएगी। तो क्या करेक्शन और जो एरर्स होती हैं क्या उसकी कोई यूनिट होती है? यूनिट नहीं होती है, तो ये कह ही नहीं सकते यूनिट आपकी होती है। नेक्स्ट है डी स्क्वायर अपान आर, सी है आर अपान डी स्क्वायर, और डी ऑप्शन है आर बाई डी। तो देखो दो ऑप्शन तो हटा दो, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, डी बाई आर ये, क्योंकि इसकी यूनिट लेस है। हमें ये पता था कि हमारा जो ऑप्शन आया था उसमें डिस्टेंस का स्क्वायर था, डी स्क्वायर अपान 2r आया कर, तो डी स्क्वायर अपान 2r आया था जब प्रूफ किया था कर्वेचर करेक्शन प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर अपान 2r। डी डिस्टेंस था जो भी आप स्टाफ और जहाँ से इंस्ट्रूमेंट आप लगाए थे, आर रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट 10 पे। देखिए सब याद रखिएगा, सारे करेक्शन याद रखो कि जो कर्वेचर करेक्शन होता है 0.0785 होता है डी स्क्वायर, उसके बाद में आपका 0.0112 के आसपास होता है आपका रिफ्रैक्शन, दोनों को जोड़ दोगे कंबाइंड आता है, वो आता है 0.0637 माइनस में। तो इस तरीके से आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। अ लेवल लाइन इज द, ये तो आपको पता ही होगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है।
अ लेवल लाइन, लेवल लाइन क्या होती है? अर्थ के सरफेस के पैरेलल होती है। तो पहला ऑप्शन बोला है। लेवल लाइन किसे बोलते हो? लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल करेक्ट बात है। अर्थ का जो मीन सरफेस लेवल होता है, MSL होता है, उसके पैरेलल होती है। ये बात मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। दूसरा ऑप्शन है लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर एंड सेंटर ऑफ आई पीस, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट लाइन एंड द आई पीस, ये भी कोई मतलब नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ, इसमें कन्फ्यूजन होना चाहिए था। तो अर्थ का मीन सरफेस लेते हैं और उसके पैरेलल जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड लेवल लाइन। उसके जो नॉर्मल लाइन आएगी उसे प्लम्ब लाइन बोलते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द HI ऑफ द HI इज इक्वल टू, HI इज इक्वल टू, अब देखो पहला ऑप्शन क्या बताया HI में है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट RL ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क माइनस बैक साइड दिया, शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ मैं। दूसरा ऑप्शन है RL ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। सी है RL ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस फोर साइड। डी है RL ऑफ बेंचमार्क प्लस इंटरमीडिएट साइड। तो आपको तो पता है इसमें कुछ आपको स्टाफ अभी कुछ बताया नहीं इन्वर्टेड, तो हम लोग इसको मान के चलेंगे सीधा स्टाफ रखा गया। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे पता करते हो? जो RL ऑफ बेंचमार्क पता होता है ना, उसमें हम लोग बैक साइड को ऐड करते हैं तो HI पता चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट हुज एलिवेशन टू बी डिटरमाइंड एज अ चेंज पॉइंट इज कॉल्ड एज। इसको अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, इसको मैं लिख देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 2014 में पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी 2014 SSC JEE में पूछा गया। A staff reading taken on a point whose elevation is to be determined whose elevation to be determined as a change point is called इसको क्या बोलोगे? फोर साइड बोलोगे ए, फोर साइड बी है, बैक साइड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इंटरमीडिएट साइड, और डी है लॉन्ग साइड। ये तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है सिर्फ लॉन्ग साइड, ये तो हो ही नहीं सकता, बस सोचना इसके ऊपर है। तो पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड एज अ चेंज पॉइंट। तो अगर आपका ये चेंज पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड चेंज पॉइंट, CP, दिस इज कॉल्ड चेंज पॉइंट। तो यहाँ पे आप कौन सी रीडिंग ले रहे हो? आ स्टाफ रीडिंग टेकन अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड, जिसका एलिवेशन आपको बताना है एट अ चेंज पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोर साइड। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको फोर साइड बोलते हैं। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट और फोर साइड दोनों ऑप्शन में है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? फोर साइड को देंगे। ठीक है, बाकी सारी बीच की जो रीडिंग्स हैं वो आपकी इंटरमीडिएट साइड्स में ही कंसिडर की जाती हैं। दैट्स क्लियर? चलो, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे? दिस इज द फोर साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है दैट इज, ध्यान रखिएगा फोर साइड का आपको एलिवेशन पता नहीं होता है, बैक साइड का आपको पता होता है। देख सकते हो ना, बैक साइड का एलिवेशन पता होता है, इसका RL आपको पता होता है। सपोज दैट ये RL A है, तो दिस इज RL आप ये आपका पता होता है। इसमें ऐड कर देते हो तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाता है। तो बैक साइड का RL पता होता है, फोर साइड का पता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, बता देता हूँ ऐसे ही। मीन सी लेवल अडॉप्टेड फॉर सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस। पहला ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, कराची, दिल्ली।
तो आपको पता है इसका मुंबई में लिया जाता है अब प्रेजेंट टाइम में। पहले कहाँ पे लिया जाता था? कराची में लिया जाता था। तो इस समय मुंबई हाई जो है ना प्लेस है जहाँ से तेल निकलता है, मतलब निकाला जाता है। वहाँ पे जो ONGC कंपनी है, ये सारी कंपनियाँ वहाँ से तेल क्या करती हैं? निकालती हैं, ऑयल। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा मीन सी लेवल। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको 19 ईयर के बाद में ये चेंज होता है, जो कुछ बदलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से एक क्वेश्चन पूछा है जो मैं लिखवाऊंगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मीनिंग ऑन द टर्म ऑफ लेवल लाइन? लेवल लाइन क्या होती है? दिमाग में बसा लो यार। लेवल लाइन, लेवल लाइन वो लाइन होती है जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होती है। बस इतना याद रखो, बाकी आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। तो पहला ऑप्शन बोला है कि लेवल लाइन के बारे में बता दो। द लाइन पैरेलल टू द मीन स्पेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। यस, उसका जो मीन सरफेस होता है, मीन सरफेस कौन सा होता है? मीन सी लेवल होता है। मीन सी लेवल क्या होता है? जब टाइड राइज करता है और फॉल करता है उसका हम लोग मीन कंसीडर करते हैं, ठीक। तो टाइड का गिरना और उठने, उसका जो मीन वैल्यू निकल के आती है, सपोज दैट 20 मीटर उठा, 10 मीटर गिरा, तो दोनों का मीन ले लो, 15 मीटर आ जाएगा। तो वो 15 मीटर जो होगा ना, मीन सी लेवल कहलाएगा। वही आपका उसके पैरेलल जो भी लाइन आएगी अर्थ सर्फेस की, जैसे सपोज दैट अर्थ का ये है, दिस इज द अर्थ है, इसके पैरेलल जो भी लाइन आएगी दिस इज कॉल्ड मीन सी लेवल के, और इसके पैरेलल जो भी लाइन खींचोगे दिस इज कॉल्ड लेवल लाइन। तो इस तरीके से आपको बता दूँ, ठीक। चलो दूसरा ऑप्शन क्या है? द लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल। ये करेक्ट नहीं है। लाइन हॉरिजॉन्टल का मतलब नहीं, लाइन हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये लाइन ऐसे है, ना कि इसके पैरेलल है। अर्थ के जो सरफेस है ना, ये अर्थ का सरफेस है, इसके पैरेलल जो भी लाइन्स आएंगे वो मीन सी लेवल लाइन होंगी, और मीन सी लेवल के जो भी पैरेलल लाइन खींचोगे वो लेवल लाइन ही कहलाएगी, ठीक है। और फिर से बना दिया ऑप्शन है, सी ऑप्शन का है कि द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर एंड द सेंटर ऑफ आई पीस। ये तो हो ही नहीं सकता। जो क्रॉस हेयर जिसे हम देखते हैं और जो सेंटर ऑफ आई पीस होता है उससे पास करने वाली लाइन को बोलोगे ना, वो तो लाइन आप कोलिमेशन हो जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस ऑफ द डंपी और टिल्टिंग लेवल। ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये सारे आंसर क्या है? गलत हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है मीन सी लेवल के जो पैरेलल लाइन है दिस इज कॉल्ड लेवल लाइन, इसके नॉर्मल है प्लम लाइन, बस। एक अच्छा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका पूछा गया 2016। द मेथड of leveling used to carry out reconnaissance of area, reconnaissance of area इज, ठीक है। चेक लेवलिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, चेक लेवलिंग। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? दैट इज फ्लाई लेवलिंग। सी है प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग। डी है सिंपल लेवलिंग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से करना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन को। देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे इसने बात की है, ये कहा है कि रिकॉग्निशंस क्या होता है। देखिए रिकॉग्निशंस का मतलब होता है कि पैदल चल के एरिया का सर्वे करना जल्दी से जल्दी। तो आप ये बताओ कौन सी लेवलिंग ऐसी है जो जल्दी हो सकती है? फ्लाई लेवलिंग ही ऐसी है। फ्लाई लेवलिंग का मतलब ये होता है, एक तरीके की फ्लाई लेवलिंग इज आल्सो कॉल्ड अ डिफरेंशियल लेवल। ये डिफरेंशियल लेवलिंग का ही एक पार्ट होता है, लेकिन हम बहुत दूर दूर स्टेशंस पे आपका सर्वे करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग एरिया को जल्दी कवर अप करता है। जैसे मान लिया आपको क्विक वर्क करना है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं चाहिए, तब आप फ्लाई लेवलिंग करोगे, ठीक है। जब आपको एक्यूरेसी अच्छी ना चाहिए हो और जल्दी काम करना हो, टाइम आपके पास कम है, इकोनॉमी, सब कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो हम परफॉर्म करते हैं फ्लाई लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग ही आपको कैरी आउट करता है रिकॉग्निशंस ऑफ द एरिया। तो ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं जो अक्सर आपको एग्जाम में दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने हर लेवलिंग के बारे में आपको लिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 2016 में फिर से रिपीट हुआ है। मैं बताऊंगा नहीं, 2004 में
सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने कराया था वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। क्या क्वेश्चन है? इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंटर, बबल कहाँ है? सेंटर पे है। द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बिकम पैरेलल, जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है वो क्या है? पैरेलल है। तो ये कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन होगा, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होगा, नन ऑफ द इज होगा। तो जब आपका वहाँ पे बबल सेंटर में होता है तो जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बिकम पैरेलल टू लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है। किसके पैरेलल होता है? लाइन ऑफ कोलिमेशन के। तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग हैं, दैट इज एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज, ये तो हो गया ना, आप इसको नोट डाउन कर लें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कैरीड आउट, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। विच ऑफ द following leveling is carried out to determine the elevation difference between the 2 point on the earth surface, 2 point on the 2 points on the surface of earth, अर्थ के सरफेस के ऊपर की बात हो रही, ठीक है। तो कौन सी लेवलिंग परफॉर्म करोगे? पहला ऑप्शन है रेसिप्रोकल। देखिए रेसिप्रोकल लेवलिंग कब परफॉर्म करते हो? जब कोई आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई वैली है, कोई रिवर है, तब आप परफॉर्म करते हो। तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी है सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग में एक पॉइंट का एलिवेशन पता होना चाहिए बस। 2 पॉइंट का पूछ रहा है तो ये भी नहीं हो पाएगा सिंपल लेवलिंग। सी ऑप्शन कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। डी कह रहा है डिफरेंशियल लेवलिंग। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल लेवल, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट होता तो सिंपल लेवलिंग हो जाता, ठीक है। लेंथ के अलॉन्ग जब हम बहुत सारे पॉइंट लेते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल होता है। रेसिप्रोकल तब करते हैं जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शंस होती है, रिवर है, माउंटेन है, इस तरीके की अगर रहता है तब हम लोग करते हैं। चल नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, तब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ये तो क्वेश्चन हो गए ना। चल इसको मैं रफ कर रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। देखिए कर ले जाओगे सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने अंदर बस कॉन्फिडेंस रखो। अगर क्लास में वो चीज़ डिस्कस हुई है तो आप कर ले जाओगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कोई कंटेंट छोड़ा नहीं है। जो भी आपका प्री में पूछा जाएगा सब कुछ पढ़ा दिया है, जो भी इस लेवलिंग टॉपिक से आता है, ठीक है। तो हर चीज़ को मैंने पढ़ाया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बस क्वेश्चन बनाना आपको किसी भी तरीके से। टेक्निकल में अगर 75 से 80 पहुंचा लो तो आराम से आपको सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। उसके लिए बस आपको जितना ज़्यादा रिमेंबर कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हो, वो सबसे बेटर होता है एसएससी में, ठीक है। जो
एस्टिमेशन है, बिल्डिंग मटेरियल है, वो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही तो पूछता ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन न्यूमेरिकल भी पूछना शुरू कर दिया है। तो एस्टिमेशन के कई बार न्यूमेरिकल टफ आ जाते हैं, तो उसको टाइम, जब आपके पास टाइम कम हो तो छोड़ भी देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन थोड़ी रुक जाएगा। हमारा मेन सिलेक्शन जो है ना, वो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, बस सबसे बड़ी बात तो ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था थ्योरी पॉइंट का, कि द टेलीस्कोप ऑफ अ डंपी लेवल कि इट इज़ रिजिडली फिक्स टू द लेवलिंग हेड। ये तो बात सही है। मैंने आपको बताया था कि जो डंपी लेवल होता है, इसमें आपको मैंने बताया था कि वो रिजिडली फिक्स होता है, ठीक है। तो डंपी लेवल में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो टेलीस्कोप होता है एंड वर्टिकल स्पिंडल होता है, इसमें यार कास्ट होता है, एक साथ जुड़ा हुआ होता है, बट ऐसा उसमें नहीं होता। जो टिल्टेड वर्टिकल लेवल होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इसने फिर से पूछ लिया, रिलेटिवली जो फिक्स पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? बेंचमार्क बोलते हैं। तो बेंचमार्क की डिफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन अपने आप कर लेना, थोड़ा सा टाइम की तो प्रॉब्लम है, एक एक क्वेश्चन लिखा के कराएंगे तो 40-42 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी है, हमको भी मेहनत करनी है, दोनों लोग मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन, द सरफेस, ये 2016 में पूछा गया है। द सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन around zero elevation around the earth which is slightly irregular and curved is known as मीन सी लेवल। पहला ऑप्शन है मीन सी लेवल, जिसको MSL भी बोलते हैं आप लोग। नेक्स्ट है गुड सरफेस। कैसे कैसे ऑप्शन बना देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। गुड सरफेस, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? लेवल सरफेस। डी क्या कह रहा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो करेक्ट आंसर आप बता सकते हो इसका क्या हो जाएगा? द सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इज कर्व्ड। तो अर्थ के पैरेलल जो होता है, जीरो एलिवेशन की बात कर रहा है। तो जीरो एलिवेशन जैसे अर्थ हो गई, अर्थ के जैसे पैरेलल जीरो एलिवेशन हो सकता है। तो जीरो एलिवेशन क्या हो सकता है? जो लेवल लाइन होती है वही आपका, जो मीन सी लेवल होता है वही आपका जीरो एलिवेशन होगा, ठीक है। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मीन सी लेवल। चल आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दैट इज, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जीरो एलिवेशन जो होगा वो मीन सी लेवल होगा, और जो लेवल सरफेस होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है। जो लेवल सरफेस होता है वो हमारा क्या होता है? सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो अगर जैसे कोई आपने लाइन खींची इस तरीके से, इस सेंटर से एक समान दूरी पे सारे पॉइंट्स होंगे, तो इसे बोलते हैं लेवल सरफेस, और इसको बोलते हैं मीन सी लेवल। मीन सी लेवल थोड़ा बहुत इरेगुलर हो सकता है, क्योंकि पानी क्या है ना, उसका लेवल थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ज्वार भाटा आता है तो पानी उठता है, गिरता भी है, तो एक समान पानी का लेवल नहीं हो सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। द इमेजिनरी लाइन passing through the intersection
ऑफ क्रॉस हेयर्स and the optical center of the optical objective lens is known as पहला ऑप्शन है लाइन ऑफ साइट, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, लाइन ऑफ कोलिमेशन, सी है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, डी है नन ऑफ दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइन ऑफ साइट है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो इमेजिनरी लाइन होती है, ये कोई लाइन तो होती नहीं कि एक रस्सी जैसे देख लिए, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर कुछ ऐसा बना होगा जिसे ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये होता है क्रॉस हेयर, ये एकदम इस तरीके से क्रॉस हेयर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, दोनों जब कोइंसाइड करते हैं तो इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे ऐसे समझ लो, जो गन्स आती हैं स्पेशल वाली, जो शूट करने के लिए कभी टारगेट देखते हो ना, तो उसमें भी क्रॉस हेयर बना होता है, पिक्चरों में देखा होगा, मूवी में क्रॉस हेयर, वही होता है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट करते जब कोइंसाइड कर जाता है एकदम से, तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो आपने मूवियों में देखा होगा जब बड़े बड़े शूटर आते हैं ना वो मारने के लिए, तो देखते हो ना बड़ी बड़ी मूवियों में जो नेता लोग होते हैं उनको शूट करना होता है, तो इसका यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो इसका आंसर हो जाता है दैट इज़ लाइन ऑफ साइट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्लियर हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन और है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 15। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, मतलब 2016 में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आए। क्या कह रहा है, द सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब, सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटीनेस बोल दिया इसने, आप लेवल ट्यूब decreases if radius of curvature of its inner surface इंक्रीज्ड। देखिए भाई, रेडियस बढ़ाने से बढ़ता है, डायमीटर बढ़ाने से बढ़ता है, विस्कोसिटी कम करने से बढ़ता है, तो मैंने सारी बातें आपको बता रखी हैं। डायमीटर ऑफ ट्यूब इज इंक्रीज, ये तो थ्योरी क्लास में अच्छे से बताया था ना, डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज इंक्रीज्ड उसके बाद में सी है लेंथ ऑफ वेपर बबल इज इंक्रीज्ड। लेंथ बढ़ने से भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेंथ ऑफ वेपर बबल इज इंक्रीज्ड। और डी ऑप्शन कह रहा है द बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर इंक्रीज। बोथ viscosity and surface tension are increased। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी आंसर है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। बिकॉज मैंने बताया था लेंथ बबल ट्यूब की बढ़ा दो, रेडियस बढ़ा दो, सब कुछ बढ़ा दो, इससे बढ़ती है सेंसिटिविटी, घटती नहीं है। बट आपको पता है कि अगर विस्कोसिटी बढ़ाएंगे इसका मतलब ये कि वो थोड़ा सा उसकी लेयरों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तब आपकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन बढ़ाने से उसकी जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विस्कोसिटी कम करने से आपका
सेंसिटिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ क्योंकि मैंने लिखवा रखा है पहले से, ऑलरेडी करा रखा है। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल्स प्रोवाइड अ चेक ऑन बैक साइड फोर साइड बोथ पे लगा सकते हो। तो इस पर हम लोग लगाते नहीं थे, सिग्मा राइज एंड फॉल माइनस बैक साइड और जो भी आता था वो सारी चीज़ें। द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई एट द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर। जाहिर सी बात है, क्रॉस हेयर पे इस पे लाई नहीं करेगा तब तक कोई इमेज ही नहीं बनेगी। तो रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई एट द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर। इसके प्लेन में लाई करना चाहिए तभी जाके तो इमेज बनेगा। कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसके सामने दिख ही नहीं रहा होगा तो कैसे बनेगा। इस चीज़ को जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर से पूछ लिया कि रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, जो नॉन एलिवेशन का होता है उसे क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं। तो ये बेंचमार्क वाला पॉइंट ना कई बार आ चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जो मैं करा देता हूँ। जैसे इसने क्वेश्चन ये पूछा ना, चलो इसकी बात करता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने डिस्कस भी किया था थ्योरी क्लास में भी, ठीक है। फॉर ट्रू डिफरेंस ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन नंबर 16 है। फॉर अ ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन two points A and B, ठीक है। द लेवल मस्ट बी सेटअप, पहला ऑप्शन है एट एनी पॉइंट, मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह है। पहला पॉइंट है एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। दूसरा ऑप्शन है एट द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। सी है नियर द पॉइंट ए। ये तो मैंने क्लास में डिस्कस किया था जब आपको एरर निकाल के बताया था, नियर द पॉइंट ए। और डी है नियर द पॉइंट। देखिए दो ऑप्शन तो एलिमिनेट करना बहुत अच्छे से हमको पता है। अब देखो दो पॉइंट है ए और बी, हमें पता ही नहीं ए कहाँ पे बी कहाँ पे है, तो ए और बी ऑप्शन तो हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकते थे। अगर ए को लगाओ तो बी बेचारा छूट जाएगा, बी को लगा दोगे तो ए छूट जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता। ये ज़्यादातर कोशिश है की जाती है कि जो भी आपके ए और बी स्टॉप्स होते हैं उनके बीच में ही लगाया जाता है ज़्यादातर। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो बीचों बीच में लगाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। वैसे ए के मतलब किसी भी पॉइंट D1 और D2 डिस्टेंस में मैंने आपको डेराइव करके भी बताया था, लेकिन अगर D1 और D2 दोनों बराबर हैं तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंस पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, D1 और D2 अगर आपको सही से मिड पॉइंट पे लोगे, D1 और बराबर D2 हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन भी करवाया था, पिछली क्लास में जा करके देख लेना, लेक्चर इसके जस्ट पीछे वाले हैं, उनमें आपको मिल जाएगा, 34 नंबर लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो D1 और बराबर D2 जब होगा, मतलब यहाँ पे एट एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पे है दैट इज़ D1 बराबर D2, इस तरीके से। जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, ये आपका हो गया, बीच में आपको स्टाफ लगा दो, सॉरी इंस्ट्रूमेंट लगा दो, इसके बाद में आप इधर का भी रीडिंग ले लो, इधर का, मतलब ये भी आपका D हो जाए डिस्टेंस और यहाँ से इसका भी डिस्टेंस D हो जाए, तब जाके आपका एग्जैक्ट रीडिंग निकल के आता है। तो इस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है। चलो एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको मैं करा देता हूँ यहाँ पे। वैसे तो मैंने क्लास में डिस्कस किया थ्योरेटिकल पॉइंट, फिर भी डिस्कस कर देते हैं। पहले आप इसको देख लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छे से सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। क्लियर है ना? चलो
अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ और क्वेश्चंस करवाने हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको मैं करा देता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ना अब यहाँ पे। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैं लिख देता हूँ फिर करता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं अब, तो उसको आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर जो भी हो, 17 हो 16 हो, कुछ भी हो सकता है। चलो 17 नंबर 2017 में ये पूछा गया, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लिख लेते हैं। इन द लेवलिंग बिटवीन in the leveling between 2 points capital A and B, ये 2 पॉइंट्स हैं। on the opposite side of pond, on the, वही रेसिप्रोकल लेवलिंग है, इसका मतलब है अपोजिट साइड ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड के क्या है, अपोजिट साइड में है, ठीक है। तालाब के अपोजिट साइड में है पॉन्ड के, ठीक। द लेवल इज फर्स्ट सेटअप, द लेवल इज फर्स्ट सेटअप नियर द पॉइंट ए, नियर द पॉइंट ए and staff reading on A and B, and staff reading on A and B are, क्वेश्चन देखने में लेंदी है बट जल्दी कर ले जाओगे। A and B are 2.5 मीटर and 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। चलो फिर क्या कह रहा है, देन द लेवल इज मूव्ड टू, and set near the point B। अब आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया B पे, ठीक है, B पे। स्टाफ रीडिंग ऑन A, स्टाफ रीडिंग ऑन पॉइंट A, हालांकि मैंने क्लास में डिस्कस किया था ऐसा प्रॉब्लम। ऑन A and B are 1.2 मीटर and 1.7 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चल, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ हाइट between point A and B, between 2 points A and B, इनके बीच में आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। चलो सिंपल है, आपको डेल्टा HAB पूछा है इसने और ऑप्शन इसके बना के दिया। पहला ऑप्शन मैं बोल देता हूँ 0, बी ऑप्शन आपको बना के दिया है 0.5, सी ऑप्शन आपको बना के दिया है 1 और डी ऑप्शन बना के दिया 1.85। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ये बताओ, जब आपने क्या किया, पहला फर्स्ट सेटअप किया ए पे, तो उस समय रीडिंग आपको A1 और B1 मिल गई। तो सबसे पहले आप ये बताओ आपको A1 कितना मिला। A1 मिला 2.5, A1 थोड़ा ज़्यादा देख सकते हो, और B1 कितना मिला आपको 2.0। क्लियर है। चलो
फिर आपने जब बी पे आपने ले जा करके सेटअप किया और फिर रीडिंग ली कहाँ पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, तो वहाँ से आपको जो रीडिंग मिलेगी A2 मिलेगी 1.2 और जो B2 मिलेगा वो मिलेगा 1.7 मीटर। इस तरीके से रीडिंग आपने निकाल ली। तो आपके पास फार्मूला है ना डेल्टा HAB का, दोनों का क्या अर्थमेटिक एवरेज लेते हैं, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 डिवाइड बाई 2। A1 आपके सामने है 2.5 माइनस 2 प्लस A2 आपके सामने है 1.2 माइनस 1.7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये बचेगा कितना 0.5 माइनस का ये आएगा 0.5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 आ जाएगा कट के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस द ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कुछ भी टफ नहीं है, मैंने जो प्रोसेस बताया आप उसी को फॉलो करना। आपका क्वेश्चन देखिए, बस पढ़ना है आपको, बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद में A1 B1 नोट करो, चुपचाप फार्मूला लगाओ, एवरेज वैल्यू ले लो और आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, द कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन, कर ले जाओगे आप खुद ही अपने आप से भी, कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए, कर्वेचर एंड, डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्शन इन मीटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए 0.045, बी ऑप्शन आपके सामने है 0.135, सी ऑप्शन है 0.269, डी है 3.14। ठीक है, चल लगा सकते हैं हम लोग। कंबाइंड करेक्शन जो होता है CC, दैट इज़ कंबाइंड करेक्शन, या C मान लो, ये आता था कितना, माइनस का 0.0637, डी स्क्वायर होता था, डिस्टेंस किलोमीटर में ही रखनी है, तो माइनस का 0.0637, डी की वैल्यू 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि जो डी होता है वो किलोमीटर में होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 4, तो माइनस 0.0637 इंटू 4 कर दीजिए, 4 7 28, 4 3 12 और 28 और ये 12 2 14 हो जाएगा, और 4 संग 24 और 25 ये 2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो कहीं पे भी ऑप्शन तो मैच ही कर रहा होगा, ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है लगभग। और माइनस का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में माइनस है नहीं, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिस इज द सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो माइनस की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। 637 नहीं होता, 673 होता है, इसलिए ऐसे आंसर नहीं आ रहा था। चलो 673, अब आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा यही 0.269। तो जहाँ जहाँ पे भी लिख गया होगा गलती से 0.637, वहाँ सही कर लीजिएगा, 0.673 होता है पॉइंट, तो ये आपका आ जाएगा 0.269। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। क्लियर है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो ये तो कर ही सकते हो, ये आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका नाम जान लो, स्पायर टेस्ट होता है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, स्पायर टेस्ट। ये क्वेश्चन ये पूछा 2017 में, कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कभी पढ़े नहीं होते हैं, फिर भी अगली बार के लिए तैयार रखो। स्पायर टेस्ट होता है, स्पायर टेस्ट, इसकी जानकारी दे दी। स्पायर टेस्ट का काम क्या होता है, मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ लिखिएगा मेक, इसको नोट करके लिख लीजिएगा ताकि अपने नोट्स में याद रखिएगा कि हम लोग स्पायर टेस्ट क्यों करते हैं। इसका काम होता है मेक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मेक हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो स्पायर टेस्ट इसलिए किया जाता है, नाम है बस और कुछ नहीं है। तो यही आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेक हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस
एजीमूथ टेस्ट करते हैं, एजीमूथ तो भैया होता नहीं यहाँ पे कहीं पे है, तो वो तो हटा दो। क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट होता है, ये भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्पायर टेस्ट, एक होता है वर्टिकल आर्क टेस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि हमारा जो आंसर है स्पायर टेस्ट है, हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। तो कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। अब देखो एक और अच्छा पूछा है क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं थ्योरी क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग मेथड इज यूज टू डिटरमिन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स दैट आर क्वाइट अपार्ट, बहुत दूरी पे हैं, मतलब 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी दूरी पे हैं, उनको आपको करना है। पहला ऑप्शन है चेक लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे 2 पॉइंट बहुत दूरी पे होते हैं तब हम लोग अप्लाई करते हैं कौन सा, रेसिप्रोकल लेवलिंग अप्लाई करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वाइट लार्ज डिस्टेंस है तो इसलिए बीच में कहीं पे इंस्ट्रूमेंट नहीं रख सकते, जैसे कोई नदी आ गई, कोई माउंटेन आ गया, कोई वैली आ गई, तब के लिए ऐसा आप परफॉर्म करोगे। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है। एक स्टेशन है, डिस्टेंस ऑफ ए और बी जो हैं आपस में एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। बस 2-4 क्वेश्चन और हमारे बच्चे हैं, जल्दी से कवर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो है ना 1-2 और क्वेश्चन डील करने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो एक क्वेश्चन इसने पूछ रखा है, D1 D2 भी दे रखा है, स्टाफ रीडिंग दे रखी है, कैलकुलेट द ट्रू डिफरेंस ऑफ एलिवेशन, इसके बीच में पूछा है इसने, 1.95 दे रखा है। हाँ एक और क्वेश्चन पूछा है, रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट्स, कौन कौन से एरर को एलिमिनेट करता है। मैंने आपको बताया था कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और कोलिमेशन एरर को रिमूव करता है। तो सीधे आपके एग्जाम में ये पूछा है 2017 में, तो आप आराम से कर सकते हो। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग पहली बात तो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन, नदी और वैली रहती है तब हम लोग करते हैं। लार्ज डिस्टेंस अगर उनके स्टेशन के बीच में जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप नहीं कर सकते तब रेसिप्रोकल करते हैं। और आपको बता दिया कि कौन कौन से एरर को ये रिमूव करता है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने कर रखा है। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेरी एडजस्टमेंट। देखिए अभी टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग जो है प्लेन टेबल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं बता देता हूँ, पहला ऑप्शन जिसे दिया है सेंटरिंग करोगे, लेवलिंग करोगे, सेटिंग करोगे। तो पहले सेंटरिंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, फिर सेटिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट की। तो फिर हम लोग इसको पढ़ लेंगे, अभी ज़रूरत ही नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको करने की ज़रूरत हो, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डील करते हैं, दैट इज़ एक अच्छा क्वेश्चन है और कर लेते हैं। चल क्वेश्चन नंबर दैट इज़ जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ लेवल इज सेट ऑन, अ लेवल इज सेट ऑन a station at a distance of 500 meter from point A and 800 meter from point B and 800 meter from point B। पॉइंट बी से कितने पे है, 800 पे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टाफ रीडिंग ऑन द स्टाफ
the staff reading on the staff kept at a point A, A and B are कितना दे रखा है 1.55 मीटर and 1.95 रिस्पेक्टिवली। ठीक, चलो कैलकुलेट द ट्रू डिफरेंस, कैलकुलेट द ट्रू डिफरेंस in elevation of point A and B। ठीक है, चलो सपोज दैट कि आपका ये स्टेशन है, इस तरीके से देख सकते हो, दैट इज़ आपने यहाँ पे सेटअप किया, इंस्ट्रूमेंट लगाया, ठीक, और ये इंस्ट्रूमेंट से एक साइड की जो दूरी दे रखी है, एक साइड की 500 मीटर है। इसका मतलब है कि आपको कर्वेचर करेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे साइड में आपने जब लगाया तो ये 800 मीटर दे रखा है, ये इंस्ट्रूमेंट से आपने साइड किया, ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट यहाँ पे बैठेगा, बट अर्थ के कर्वेचर की वजह से इसके हॉरिजॉन्टली लाइन यहाँ पे आएगी। एक स्टाफ आपने क्या लगाया, यहाँ पे लगाया, तो इस तरीके से ये लाइन यहाँ से और ये आपकी ये लाइन, तो ये अर्थ के कर्वेचर की वजह से इसको बोलते हैं लेवल लाइन, ठीक है, लेवल लाइन आ जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड लेवल लाइन, ठीक है। अच्छा, और आपको ये दे रखा है 1.95 मीटर और ये आपको दे रखा है दिस इज कितना 1.55 मीटर। आसानी से कर सकते हो। ये जो करेक्शन है ना, दिस इज करेक्शन फॉर कर्वेचर, ये भी क्या है, करेक्शन फॉर कर्वेचर। तो आपके ट्रू वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, दिस इज ट्रू वैल्यू, यहाँ तक है, दिस इज ट्रू वैल्यू, दिस इज मेजर्ड वैल्यू, दिस इज मेजर्ड वैल्यू, दिस इज ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू आपकी इस पॉइंट की पता कर लो, ए की, और एक बार बी की पता कर लो, ठीक है। तो दोनों के ट्रू वैल्यू अगर आप पता कर ले तो दोनों का डिफरेंस निकालो। देखो यहाँ की ट्रू वैल्यू तब पता चलेगी जब आप ये करेक्शन निकालोगे, ये वैल्यू पता चल जाए, घटा दो तो ये वैल्यू पता चल जाएगी, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसकी डिस्टेंस, अब डिस्टेंस आपकी स्टेशन से जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया वहाँ से उसकी डिस्टेंस दे रखी है। तो एक काम कर सकते हो, इसके लिए कंबाइंड जो करेक्शन निकालोगे दैट इज CC, ये आपको कंबाइंड करेक्शन लगा सकते हो, क्योंकि कंबाइंड लगाना पड़ेगा, हो सकता है रिफ्रैक्शन भी हो सकता है कि आपका कर्वेचर का भी, दोनों इफेक्ट लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप CC इक्वल टू माइनस का 0.0673 D स्क्वायर लगाओगे। ध्यान रखिएगा D की वैल्यू किलोमीटर में रखनी है, तो यह आ जाएगा माइनस का 0.0673 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू जो निकल के आ जाएगी दैट इज़ 0.0168 निकल के आ जाएगी। तो ये आपने यहाँ पे निकाला B पॉइंट पे, तो B की करेक्ट रीडिंग जो आ जाएगी दैट इज़ करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट B, करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट B। यहाँ पे अगर आपको पता करना है ना तो ये माइनस में आएगी, है कितनी 1.95 है, माइनस 0.0168, ये आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। चलो सॉरी, ये ज़्यादा आएगा, 0.8 पुट करोगे तो ये रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ, ये आएगा 0.043 मीटर निकल के आएगा। जब सॉल्व करोगे ना, कैलकुलेटर से नहीं करना, अपने हाथ से करना है, ठीक है। तो इससे जो रिज़ल्ट निकल के आएगा, इसको भी यहाँ से हटाओ, ये आ जाएगा 0.3। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ 1.907। ये यहाँ पे करेक्ट रीडिंग आ गई। वैसे आप यहाँ पे भी करेक्ट निकाल सकते हो, तो यहाँ पे भी कंबाइंड करेक्शन जो C लगाओगे, CC मत लिखो, कर्वेचर हो जाएगा ये। कंबाइंड करेक्शन यहाँ जब लगाओगे तो दिस इज़ द माइनस का 0.0673 इंटू 0.5 लगाना पड़ेगा आपको। ध्यान रखिएगा, इसका किलोमीटर में बदलोगे तो 0.5 किलोमीटर, और ये जब बदलोगे तो 0.8 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, फार्मूले में किलोमीटर में ही पुट करना है। तो जब सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट जो निकल के आएगा दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ माइनस का 0.0168 मीटर निकल के आएगा। अब करेक्ट रीडिंग निकाल लो यहाँ पे, करेक्ट रीडिंग एट ए,
यहाँ पे जब करेक्ट निकालोगे एट ए पे तो कितना है 1.55 है, माइनस कर देना करेक्शन के हिसाब से 168 मीटर। यहाँ से जब सॉल्व करोगे ना तो ये रिज़ल्ट निकल के आएगा 1.5332 मीटर। अब ये पूछा कि दोनों का डिफरेंस चाहिए आपको, मतलब इसके लेवल में और इसके लेवल में क्या डिफरेंस आपस में है वो पूछा आपसे। तो डेल्टा एच ए बी आपसे पूछा है, डेल्टा एच ए बी, तो ये आप लगा दोगे क्या 1.907 माइनस 1.5332। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये रिज़ल्ट आपका आएगा 0.374 अप्रॉक्सीमेट आपको लिख दिया। और ऑप्शन आपके सामने ऐसे ही थे 0.348। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा था इसमें, बट करना तो पड़ेगा ही। कर सकते हो, स्पीड अच्छी रखो, काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको स्पीड अच्छी रखनी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, आपको कैलकुलेशन फास्ट आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आता होगा तो फिर आप ये सब कर नहीं पाओगे। तो एक काम ये भी कर सकते थे, डायरेक्टली दोनों रीडिंग को जोड़ देते, दोनों रीडिंग में क्या करते, दोनों रीडिंग को घटा देते तो आपका रिजल्ट्स आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पूछा है, मैं बताऊंगा नहीं, कर सकते हो यार। सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब, सेंसिटिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इंटरनल रेडियस ऑफ द ट्यूब, गलत है। सेंसिटिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ट्यूब, गलत है। सेंसिटिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द ट्यूब, अरे सेंसिटिविटी को लेंथ बढ़ाने से बढ़ता है, तो ये भी गया। सेंसिटिविटी इंक्रीज विद द डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ये बात सही है, क्योंकि जब भी किसी लिक्विड की हम विस्कोसिटी को डिक्रीज करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन को मैं लिखा नहीं रहा हूँ, अब टाइम हमारे पास कम है, इसलिए हम क्वेश्चन को लिखाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा, आप खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कर्वेचर करेक्शन इन मीटर्स, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ इज 500 मीटर, अभी करा यार, ये इसका छोटा सा ही पार्ट इसने पूछ रखा है, तो इसका आंसर आएगा 0.0168 मीटर। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा था, तो आराम से इसको आप कर सकते हो। तो हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो आपको ये पूछा है क्वेश्चन में 500 मीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेना और सॉल्व कर लेना, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं। रीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्शन करेक्शन टू कर्वेचर करेक्शन 1/7 लेते हैं। ये भी आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया था कि जब रिफ्रैक्शन करेक्शन निकालना होता है तो कर्वेचर का कितना पार्ट लेते हैं, 1/7 लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, अगर कोई छोटे मोटे हैं तो उनको देख लेते हैं। एक फिर से पूछा है, दैट इज़ एजीमोथ टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा इसने पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेक द लाइन ऑफ साइड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसने एजीमोथ टेस्ट दिया, ये गलत है, इसमें आंसर क्वेश्चन में बुक में गलत दे रखा है, इसको स्पायर टेस्ट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, ये तो आपको पता है रेडियस लेवल होता है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि कैलकुलेट द रेडियस लेवल RL ऑफ पॉइंट ए इफ द स्टाफ रीडिंग ऑफ द पॉइंट ए एंड बेंचमार्क्स आर इतना। तो बैक साइड दे रखा है और आपको बेंचमार्क की स्टाफ रीडिंग दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, रेडियस लेवल ऑफ पॉइंट ए भी दे रखा है, ये भी कर सकते हो। तो इस तरीके से पहले क्या करोगे, देखो सबसे अच्छा है, जल्दी से लगा लेते हैं इसको, दैट इज़ क्वेश्चन जो भी हो क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से चूज कर लेना। कैलकुलेट RL, जल्दी से लगा लेते हैं, कैलकुलेट RL आपको निकालना है, आप पॉइंट ए का RL आपको निकालना है, और आपको क्या दे रखा है, स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए दे रखा है, ए पे इसका मतलब ए की रीडिंग है, बैक साइड आपको दे रखा है, दैट इज़ 2.8 मीटर। एंड जो बेंचमार्क है, कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए, द स्टाफ रीडिंग एट द पॉइंट ए एंड द बेंचमार्क आर इतना 2.8 मीटर एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। द रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंचमार्क इज कितना पूछा है, इज 100 मीटर। उसका जो रिड्यूस लेवल है RL ऑफ बेंचमार्क जो दे रखा है वो 100 मीटर दे रखा है, तो आराम से कर नहीं सकते। देखो सबसे पहले RL ऑफ बेंचमार्क पता है, तो सबसे पहले आपको पास बैक साइड दे रखा है, अच्छा बेंचमार्क के पास तो ये 2.5 है बैक साइड, तो सबसे पहले HI आप निकाल सकते हो। HI कैसे निकलेगा, बैक साइड प्लस RL जोड़ देना, तो इससे आपको पता चल जाएगा 100 प्लस 2.5 102.5 पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसने जो है अगली रीडिंग और दे रखी है, इसके बाद में हाइट आपने निकाल ही लिया। अब RL आपको बताना अगले पॉइंट का, तो 4 साइड आपका ए का दे रखा है, तो यहाँ पे 4 साइड आपको दे रखा है ए पॉइंट का है, दैट इज़ कुछ ऐसी कहानी है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी कहानी है, मैं बता देता हूँ। देखो कुछ ये कहानी है आपकी, आपने क्या किया, यहाँ पे आपको ये लगा दिया, आगे की रीडिंग आपको दे रखी है, ये 4 साइड आपको दे रखी है, दैट इज़ 2.8 मीटर, और ये आपका पॉइंट का दे रखा है, दैट इज़ ये आपको 2.5 दे रखा है।
बैक साइड, ठीक है। तो आप RL इसका 100 दे रखा है, इसको जोड़ दोगे। फिर आपको पूछा क्या है कि दैट इज़ RL ऑफ ए। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, दोनों जगह ए ही पॉइंट कर दिया है। तो देखो भाई, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना। तो आपसे बी का पूछा RL है, तो क्वेश्चन गलत दिया हुआ, RL ऑफ बी पूछा है। तो दैट इज़, ये क्या करोगे, दैट इज़ HI माइनस 4 साइड कर देना, HI माइनस 4 साइड कर देना। तो ध्यान रखिएगा, जो 4 साइड है ये बी पे दी होगी, ए पे नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा, दैट इज़ 2.8। तो इस तरीके से आप इसको घटा सकते हो, 102.5 माइनस 2.8। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, दैट इज़ 99.7, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस स्टाफ को देख लेना है कि इन्वर्टेड है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने करा दिया, कुछ आपको क्लास में करा ही रखे हैं पहले से, तो वो क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। इसने एक पूछा, ये भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो चुका है, तो सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, बस एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ लेना कौन सा करेक्शन पूछा है क्या नहीं पूछा है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन ऑफ मीन सी लेवल किसके प्रोपोर्शनल होता है? अरे बताया था ना, मीन सी लेवल के लिए माइनस करेक्शन फॉर मीन सी लेवल माइनस LH/R होता है। तो इसने ऑप्शन बनाया है, इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन मेजर्ड लेंथ, सही है। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ, गलत। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो जो करेक्शन है ना मीन सी लेवल का, उसमें रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो इसका सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, जो उसको देख लेता हूँ एक बार, दैट इज़, बाकी क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो। ओके चलो, तो ये बेंचमार्क पे एक्चुअली रीडिंग दी थी, जो 2.5 था, ये बेंचमार्क पे था। किस पे था? बेंचमार्क। तो ये बेंचमार्क है, ए नहीं है यहाँ पे, सही था वो, उसको सही कर लेना। ये ए है, ये बेंचमार्क की सारी कहानी दे रखी थे। तो बेंचमार्क पे जो रीडिंग लोगे वो बैक साइड होती है, अगली रीडिंग लोगे वो फोर्थ साइड हो जाएगी। तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लास्ट जो फाइनल में करा देता हूँ, इसके बाद अपनी क्लास ओवर होती है। ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो वो बेंचमार्क का दिया था, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। द रीडिंग टेकन ऑन स्टाफ हेल्ड डिस्टेंस, अच्छा क्वेश्चन है। द रीडिंग मतलब ये टॉपिक आपका अच्छा है, मतलब इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जरूर। रीडिंग टेकन ऑन स्टाफ held at a distance of 50 मीटर, मतलब डी दे रखा है, फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट with the able central is 1.465 when the bubble is moved four division out of center, 4 डिवीज़न क्या है, आउट ऑफ सेंटर है। द स्टाफ रीडिंग एस दे रखा है, द स्टाफ रीडिंग 1.472, S1 S2 की वैल्यू दे रखी है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर मीटर ऑफ द बबल ट्यूब, द लेंथ ऑफ वन डिवीज़न, ये क्या दिया है पता है?
डी की वैल्यू लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 2 mm। इसका मतलब हुआ ए ऑप्शन है 30 मीटर, बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है। 43.7 मीटर। सी ऑप्शन दे रखा है दैट इज़ 57.14। डी ऑप्शन आपको दे रखा है 66.34। तो आपको मैंने बताया था ना फार्मूला अल्फा इजकल टू डी बाई आर इजकल टू एस अपान सैन डी आर था ना दिस। आपको क्या क्या दे रखा है, देखो एस की वैल्यू क्या होती थी S1 माइनस S2। अगर जब आपको दोनों रीडिंग दे हों, मतलब 2 बार अगर आपको ये दिया हो स्टाफ रीडिंग या इंटरसेप्ट, तो इंस्ट्रूमेंट जब सेंटर पे था विद एबल बबल सेंटर पे था, यहाँ पे बबल होना चाहिए विद द बबल सेंटर, बबल एट सेंटर 1.467 मतलब S1 दे रखा है। और जब उसको बबल मूव कर गया तब वो क्या हो गया, 4 डिवीज़न आ गया। जब बबल सेंटर पे था तब ये रीडिंग थी। तो इसके बाद में ध्यान रखिएगा, तो आपको जो S1 दे रखा है दैट इज़ 1.465 मीटर है, और जो S2 दे रखा है दैट इज़ 1.472। तो दोनों का डिफरेंस ले लेना S2 माइनस S1, यही खास है इस क्वेश्चन की बात। तो दैट इज़ S2 माइनस S1, तो दैट इज़ 1.742 माइनस 1.465। यहाँ से जब सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रॉक्सीमेट निकल के 12 में से गया 5, ये आ जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 6 तो 0, तो दैट इज़ 0.007। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा फार्मूला ये है डी बाई आर, तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे निकालना है। तो आपके पास में डी दे रखा है डिवीज़न, ये डिवीज़न की वैल्यू डी है, दिस इज़ 2 mm, दिस इज़ 2 mm। तो एक काम करते हैं, डिवीज़न की वैल्यू रखते हैं 2 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि रेडियस मीटर में चाहिए। आर एस की वैल्यू आपके सामने रख दी मैंने 7 × 10⁻³ कितने डिवीज़न मूव किया, 4 डिवीज़न मूव किया, तो 4 को रख दिया। डी कितना है, 50 मीटर की डिस्टेंस पे आपने स्टाफ रख रखा है इंस्ट्रूमेंट से, तो आपने 50 यहाँ पे रख दिया। सॉल्व करना आसान है, कैलकुलेशन भी कर सकते हो आराम से, ये कट जाएगा। ये देखो 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, 400/7 कर देना, आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द आर। 7 5 35 57.4, ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स के साथ में आप बढ़ोगे तो सारा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, मतलब ये टॉपिक फुल्ली अच्छे से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, टैक्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।